हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोज़गार एवं आय का कीन्स का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। कीन्स ने परंपरावादी रोज़गार सिद्धांत की आलोचनाएं करते हुए अपना नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने बताया कैसे हम अपनी आय में वृद्धि करके रोज़गार में वृद्धि कर सकते हैं। यह सिद्धांत लॉर्ड केन्स ने सन 1930 की महान मंदी के बाद प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में रोज़गार के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज़गार एक सामान्य स्थिति नहीं है, अर्थात हमेशा सभी को रोज़गार नहीं मिला रहता है, बल्कि अर्थव्यवस्था में कई तरह की बेरोज़गारियां पूर्ण रोज़गार की अवस्था में भी देखने को मिलती हैं। सन 1930 में जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में महान मंदी आई, तब उन्होंने ये बेरोज़गारी को दूर करने के उपाय बताने के लिए यह सिद्धांत बताया। उस समय परंपरावादी रोज़गार का सिद्धांत प्रचलित था, इसलिए कई लोगों ने, कई देशों ने बेरोज़गारी को दूर करने के लिए परंपरावादी रोज़गार सिद्धांत में बताए गए उपायों को प्रयोग किया, जैसे नकद मजदूरी में कटौती करना, ब्याज में कमी करना आदि जैसे उपायों को अपनाया। परंतु इन उपायों के बाद भी बेरोज़गारी को दूर करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड केन्स ने जो उपाय बताए, उनके अनुसार ये निष्कर्ष निकाला कि बेरोज़गारी मुख्यतः प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने के कारण उत्पन्न होती है। प्रभावपूर्ण मांग क्या होता है? प्रभावपूर्ण मांग वह स्तर होता है कुल मांग का, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग का वह स्तर जहाँ पर कुल पूर्ति, कुल मांग एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। कुल पूर्ति का अर्थ मतलब है अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन हो रहा है वह उतना ही हो जाता है जितने की उसकी आवश्यकता है, यानी जितनी मांग है अर्थव्यवस्था में उन सभी वस्तुओं का उत्पादन पूर्ण हो जाता है, तो कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। इस स्थिति को ही हम प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। तो लॉर्ड केन्स ने यही सुझाव दिया कि प्रभावपूर्ण मांग को ही बढ़ाकर हम बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं। इसके लिए लॉर्ड केन्स ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए उन्होंने ये निम्नलिखित मान्यताएं बताईं, जिनके आधार पर पूर्ण रोज़गार या बेरोज़गारी को दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहली अवस्था उन्होंने बताया कि बेरोज़गारी एक अल्पकालीन अवस्था है। जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया कि बेरोज़गारी हमेशा नहीं रहती है, कुछ समय के बाद अपने आप अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित हो जाता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति होने लगती है और उनकी मांग के अनुसार जब पूर्ति होने लगती है तो लोगों को रोज़गार मिलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में पहली मान्यता है कि बेरोज़गारी अल्पकालीन समस्या है, ये हमेशा नहीं रहती है। दूसरी अवस्था उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होगी तभी बेरोज़गारी को दूर किया जा सकेगा। जब पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु को लोग खरीदने लगते हैं, तो फिर दूसरी वस्तु पहली वस्तु की कीमत फिर कम हो जाती है, तो इससे वस्तुओं की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। इसी को पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कहते हैं। अगली अवस्था जो कीन्स ने बताई वो थी कि सरकारी आय या व्यय का अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि सरकार कोई भी कार्य करे उससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब कुछ मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा बाजार में संतुलन में आ जाता है। अगली मान्यता उन्होंने बताई घटती सीमांत उत्पादकता का नियम। घटती हुई सीमांत उत्पादकता का नियम यह बताता है कि
जब पुरानी परंपरा से हम काम करते रहेंगे तो उसमें उत्पादन गिरने लगेगा। तो उस घटते हुए सीमांत उत्पादन के तहत फिर नया उत्पादन करने के लिए या उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नए नियमों को लागू करना पड़ता है, नए उत्पादन के साधन लगाने पड़ते हैं और जो उत्पादन के साधन हैं उनमें परिवर्तन करना पड़ता है, तभी हम उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर पाते हैं। तो घटती हुई सीमांत उत्पादकता का नियम होने के कारण जब उत्पादन को बढ़ाना है तो उसके लिए जो साधन परिवर्तनशील है उसी को हम परिवर्तित करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कीन्स ने बताया कि अर्थव्यवस्था में केवल श्रम ही एक ऐसा उत्पादन का साधन है जो परिवर्तनशील होता है, यानी श्रम के ही कारण श्रम को ही हम आसानी से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि और कमी करने के लिए आसानी से घटा बढ़ा सकते हैं। तो केवल श्रम ही उत्पादन का परिवर्तनशील साधन है। अगली मान्यता कीन्स ने बताई कि श्रमिकों की नकद मजदूरी वह वास्तविक मजदूरी एक समान अनुपात में नहीं परिवर्तित होते हैं। अर्थात ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर श्रमिकों की मजदूरी 10 रुपये से घटाकर 8 रुपये कर दी जाए तो तुरंत ही किसी वस्तु की कीमत भी 10 रुपये से घट करके 8 रुपये हो जाएगी। तो व्यक्ति जब 10 रुपये से कम होकर के नकद मजदूरी 8 रुपये हो जाने पर वह उतनी ही वस्तुओं को खरीद सकता है जितनी कि वह पहले खरीद रहा था, या हो सकता है कि वह जितनी पहले खरीद रहा था यानी उसकी क्रय शक्ति व्यक्ति की वास्तविक मजदूरी होती है। अगर व्यक्ति 10 रुपये की जगह 8 रुपये हो जाने पर नकद मजदूरी उतनी ही वस्तुएं खरीद पा रहा है तो वह कहा जाएगा कि नकद मजदूरी कम होने पर भी वास्तविक मजदूरी कम नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि नकद मजदूरी कम होने पर भी व्यक्ति उतना ही सामान खरीद पा रहा है जितना कि वो पहले खरीद पा रहा था। तो वास्तविक मजदूरी और नकद मजदूरी एक समान अनुपात में परिवर्तित नहीं होते हैं। अगली मान्यता उन्होंने बताई कि मुद्रा द्वारा मूल्य का संचय भी किया जा सकता है, यानी कि मुद्रा केवल वस्तुओं के लेन देन का साधन नहीं है बल्कि इससे हम अन्य वस्तुओं के मूल्य को भी अपने पास संचित कर सकते हैं। अगर हमें कोई वस्तु खरीदनी है, मान लीजिए 1000 रुपये की कोई वस्तु खरीदनी है, तो हम उस वस्तु को ना खरीद करके अपने पास 1000 रुपये इकट्ठे कर लें तो हम ये मानेंगे कि हमारे पास उस वस्तु को खरीदने की कीमत हमारे पास इकट्ठी है। मुद्रा का मूल्य, जिस मुद्रा से हम 1000 रुपये का सामान खरीद सकते थे, यानी उस मुद्रा की 1000 रुपये वैल्यू होती, उसी वैल्यू के बराबर हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो इस तरह से हम वस्तुओं के मूल्य के रूप में मुद्रा का मूल्य संचय कर सकते हैं। उसके अलावा कीन्स ने समय विलंब की उपेक्षा की है, अर्थात उनका मानना है जैसे ही अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाएगा वैसे ही बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लॉर्ड कीन्स ने समय विलंब की उपेक्षा की है, अर्थात जैसे ही उत्पादन में वृद्धि की जाएगी वैसे ही सभी की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अगली मान्यता कीन्स ने अपने सिद्धांत के लिए बताई है अपूर्ण रोजगार संतुलन, यानी अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं रहता है बल्कि अपूर्ण रोजगार रहता है। ऐसी स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहता है। अगली मान्यता में बताया है कि बचत निवेश फलन पर निर्भर करता है। निवेश फलन पर निर्भर करता है, अर्थात अगर निवेश करने से लोगों की आय में वृद्धि होती है तो बचत में भी वृद्धि होगी। अगली मान्यता के अनुसार कीन्स ने बताया कि ब्याज की दर मुद्रा की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है, अर्थात यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी तो उसकी पूर्ति यदि कम होगी तो ब्याज की दर ज़्यादा रखी जाएगी। यदि मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा होगी और मांग कम होगी तो ब्याज की दर कम होगी। तो मुद्रा की मांग और पूर्ति के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण होता है। तो निम्नलिखित मान्यताओं के अनुसार लॉर्ड कीन्स ने अपना सिद्धांत जो दिया उसके अनुसार रोजगार के सिद्धांत में
उन्होंने बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में यानी छोटे समय में कुल उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है। यानी कि थोड़े समय में अगर आय में वृद्धि करनी है या उत्पादन में वृद्धि करनी है तो जितने लोगों को रोज़गार मिलेगा उतना ही आय में वृद्धि होगी और उतना ही उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधन जैसे पूंजी है, पैसा है, तकनीकी है, ये स्थिर रहते हैं। अल्पकाल में कोई आसानी से उत्पादन के कार्यों में पैसे को मात्रा को घटाता या बढ़ाता नहीं है, ना ही तुरंत तकनीकी में परिवर्तन कर देता है। मान लीजिए किसी ने दुकान खोली अपनी एक कंप्यूटर की, तो उसने 1 साल के अंतर्गत यानी अल्पकाल में तो वो नई दुकान नहीं खोल देगा, नया पैसा नहीं लगा देगा और ना ही वो तकनीकी को बदल देगा। यानी उसने अगर कंप्यूटर की दुकान खोली है, स्मार्ट कंप्यूटर बेच रहा है, तो तुरंत उससे नई तकनीकी की दुकान नहीं खोल देगा, नई तकनीकी का काम करना प्रारंभ नहीं कर देगा। तो ऐसी स्थिति में कीन्स के रोज़गार सिद्धांत के अनुसार अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधन यानी पूंजी और तकनीकी स्थिर रहते हैं, इसलिए केवल रोज़गार का स्तर ही प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। अगर प्रभावपूर्ण मांग बढ़ानी है तो रोज़गार को बढ़ाकर ही हम पूर्ण रोज़गार को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग के उच्चतर स्तर को कहते हैं, जहां पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। इसी रोज़गार के सिद्धांत को सूत्र रूप में केन्स ने बताया है, Y इज़ द फंक्शन ऑफ N। Y का मतलब है राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन, F माने फलन, यानी राष्ट्रीय आय फलन है रोज़गार का। जैसे जैसे रोज़गार लोगों को मिलेगा उसी के फलस्वरूप देश की राष्ट्रीय आय और उत्पादन में वृद्धि होती रहेगी। रोज़गार को वृद्धि करने के लिए रोज़गार में वृद्धि फलन है प्रभावपूर्ण मांग का। इसको सूत्र रूप में कहेंगे, N इज़ द फंक्शन ऑफ इफेक्टिव डिमांड, N इज इक्वल टू FED। N माने रोज़गार, फलन है प्रभावपूर्ण मांग का, E फॉर इफेक्टिव, D फॉर डिमांड। और इफेक्टिव डिमांड कब प्राप्त होती है, प्रभावपूर्ण मांग कब प्राप्त होता है, जब कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है। यानी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे AD इज इक्वल टू AS, दैट्स वाई ED। ओके, कुल पूर्ति कैसे प्राप्त होती है? कुल पूर्ति की धारणा को समझने के लिए कुल पूर्ति कीमत और कुल पूर्ति तालिका को समझना आवश्यक है। कुल पूर्ति कीमत क्या होती है? कुल पूर्ति कीमत उसे कहते हैं जो सभी उत्पादकों को रोज़गार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किए गए उत्पादन की मात्रा को बेचने से अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। यानी कुल जितना भी उत्पादन किया जा रहा है उसको बेचने से, यानी जितना भी उत्पादन की पूर्ति की जा रही है, जितने भी सामान की पूर्ति की जा रही है, उसको बेचने से जो कीमत मिलेगी उसे ही हम पूर्ति कीमत कहते हैं। और इसी को अगर तालिका में प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम कुल पूर्ति तालिका कहते हैं। कुल पूर्ति तालिका रोज़गार के विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली कीमत को प्रकट करता है। यानी जब रोज़गार कम है तब किस कीमत पर वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं और लोगों को मिल रही हैं, और जब रोज़गार बढ़ रहा है तब किस कीमत पर वस्तुएं लोगों को उपलब्ध हो रही हैं। तो इस प्रकार कुल पूर्ति तालिका रोज़गार के विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली कीमत को प्रकट करती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कुल पूर्ति लागत के बराबर होती है। यानी जितनी लागत होती है उतनी ही कीमत वस्तुओं की निर्धारित की जाती है। अगर उससे ज़्यादा कीमत निर्धारित करेंगे, यदि पूर्ण प्रतियोगिता में कुल पूर्ति कुल लागत के बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में यही राष्ट्रीय आय हो जाएगी, क्योंकि जितनी पूर्ति होगी उतनी ही कीमत पर लोगों को बेचा जा सकेगा, जितनी लागत होगी उतनी ही कीमत वस्तुओं की निर्धारित की जाएगी। अगर लागत से ज़्यादा वस्तुओं की कीमत निर्धारित की जाएगी तो पूर्ण प्रतियोगिता के कारण वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। इसलिए जितनी भी कीमत पर वस्तुओं को बेचा जा रहा है वही लोगों की आय होगी
और वही देश की आय कहलाएगी, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय भी कहेंगे। और अल्पकाल में कुल पूर्ति स्थिर रहती है। एक हफ्ता, एक महीना, एक साल में बहुत जल्दी पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता, उत्पादन की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो चूँकि पूर्ण रोजगार का कीन्स का सिद्धांत अल्पकालीन सिद्धांत है, तो उनके सिद्धांत के अंतर्गत कुल पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है। तो ऐसी अवस्था में केवल कुल मांग के द्वारा ही प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मांग कैसे प्राप्त होती है? कुल मांग एक महत्वपूर्ण साधन है प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने का। इसी तरह कुल मांग को समझने के लिए हमें कुल मांग की कीमत और कुल मांग तालिका को समझना आवश्यक है। कुल मांग की कीमत उस रकम को कहते हैं जो सभी उत्पादकों को रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किए गए माल को बेचने से प्राप्त होने की संभावना होती है। यानी जितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है वह निश्चित रोजगार का स्तर पर जो भी उत्पादन किया जा रहा है, जो भी सामान बनाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा, उसको बेच करके जो कीमत मिलेगी या मिलने की संभावना है, उसी को हम कुल मांग की कीमत कहते हैं। और इसी चीज़ को जब हम एक तालिका में प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम कुल मांग तालिका कहते हैं। रोजगार के विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली कुल कीमत को प्रकट करती है कुल मांग तालिका। कुल मांग दो भागों में विभाजित होती है, उपभोग और निवेश। यानी कि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही चीज़ों के लिए मांग की जाती है, कुल मांग होती है। या तो उपभोग करने के लिए, यानी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति वस्तुओं की मांग करता है, या फिर निवेश करने के लिए, यानी नया उत्पादन करने के लिए वस्तुओं की मांग की जाती है। तो इस तरह से कुल मांग को दो भागों में बांटा जाता है। तो इसे हम अगर सूत्र रूप में लिखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+1, यानी कि सब कुल मांग अर्थव्यवस्था में जो है वो किसका योग होगी? या तो लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मांग करेंगे वस्तुओं की, यानी उपभोग के लिए, और दूसरा निवेश के लिए, यानी नई वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए वस्तुओं की मांग होगी। तो इस तरह से जो लोग उपभोग की मांग कर रहे हैं और जो लोग निवेश के लिए वस्तुओं की मांग कर रहे हैं, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कुल मांग कहलाएगी। तो AD इज द समेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। AD इज इक्वल टू C+I। दो चीज़ें बताई, कुल मांग उपभोग और निवेश पर निर्भर करती है। उपभोग किस चीज़ पर निर्भर करता है? उपभोग क्या होता है? उपभोग वस्तुओं पर जो भी व्यय किया जाता है उसे हम उपभोग कहते हैं। उपभोग व्यय यानी वस्तुओं की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कोई भी वस्तु उपभोग करने के लिए जब हम पैसा देते हैं किसी दुकानदार को तो वह हमारा उपभोग व्यय होता है। तो इसी तरह से सभी लोगों के द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यय किया जाता है उसको हम उपभोग व्यय कहते हैं। उपभोग व्यय कुल मांग का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि उपभोग में वृद्धि होने से कुल आय में वृद्धि होती है। जैसे कि आप समझिए, उपभोग करने के लिए हम अपनी वस्तुओं का उपभोग करने के लिए हमें ब्रेड चाहिए। हम सुबह बाज़ार में जाते हैं दुकान पर, उस वस्तु का उपभोग करने के लिए दुकानदार से ब्रेड खरीदते हैं और उसको हम पैसा देते हैं। तो इससे क्या हुआ, उस दुकानदार को काम मिला, उसकी आय मिली। हमने उपभोग करने के लिए ब्रेड खरीदी 10 रुपये 20 रुपये में, और वही 20 रुपये जब हमने दुकानदार को दिए तो वह दुकानदार की आय हो गई। इस तरह से उपभोग में जब वृद्धि होती है तो कुल आय में वृद्धि होती है। उपभोग व्यय मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो उपभोग प्रवृत्ति पर और दूसरा राष्ट्रीय आय पर। इसको आप छोटे उदाहरण से समझने की कोशिश करिए कि अगर हम मान लीजिए ब्रेड खरीदने की ही, उपभोग की ही बात कर रहे हैं कि व्यक्ति उपभोग करने जा रहा है अर्थव्यवस्था में, अपनी वस्तुओं को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान खरीदने जाता है दुकान पर, तो वो कब जाता है? जब उसको सामान खरीदने की आदत होती है, उसकी उपभोग की प्रवृत्ति होती है। अगर लोगों में उपभोग करने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो वस्तुओं की मांग उत्पन्न नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में उपभोग व्यय
दो बातों पर निर्भर करता है। पहली तो है उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति का मतलब है उपभोग प्रवृत्ति आय के विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले उपभोग व्यय को प्रकट करती है। उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, उपभोग दो चीज़ों पर निर्भर करता है, उपभोग प्रवृत्ति और राष्ट्रीय आय पर। उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ है कि कुल जितनी भी उपभोग है उसको आय से विभाजित कर देंगे तो हमें औसत ज्ञात हो जाएगा। औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी APC, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। जितना भी उपभोग है उसको हम कुल आय से अगर विभाजित कर देंगे तो हमें औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। यानी हमें मान लीजिए सभी अर्थव्यवस्था में लोग सामान खरीदते हैं, उपभोग करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की मांग करते हैं। तो हम अगर एक दिन का औसतन जानना चाहें कि एक दिन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल कितनी औसतन उपभोग किया जाता है, कितना लोगों के द्वारा खरीदा जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुल जितना भी उपभोग किया गया है और जितनी भी आय लोगों को प्राप्त हुई है। मान लीजिए 10 लोगों ने 10 चीज़ें खरीदी हैं तो उनके द्वारा 100 रुपये का उपभोग किया गया है और उससे लोगों को आय कितनी 10 चीज़ों का उपभोग किया गया है और आय कितनी प्राप्त हुई है, 100 रुपये की 10 रुपये की 10 चीज़ें लोगों ने खरीदी हैं। तो 10 को 100 से विभाजित कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि औसतन 1 रुपया खर्च किया गया है। औसत उपभोग एक दिन में 1 रुपये का हुआ है। ठीक है, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय तथा आय का अनुपात है। जितनी आय लोगों को प्राप्त हुई है और कितना लोगों ने उपभोग किया है उससे विभाजित कर देंगे तो हमें औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। औसतन एक दिन में कितना उपभोग किया गया है, लोगों की कितना उपभोग करने की आदत है। और दूसरा उपभोग प्रवृत्ति होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि हर अगले दिन पर मान लीजिए हम एक हफ्ते का उपभोग ज्ञात करना चाहते हैं कि एक हफ्ते में कुल कितना लोगों ने खर्च किया, उपभोग कितना किया गया, लोगों की कितना उपभोग करने की आदत है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उसी चीज़ को कहते हैं। उपभोग प्रवृत्ति में होने वाला जो परिवर्तन है, जो हर दिन हम उपभोग में परिवर्तन करते हैं, वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं, उसी के अनुपात को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी उपभोग प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। इसको ही हम अगर सूत्र रूप में लिखेंगे तो कहेंगे MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, यानी कि कुल उपभोग में जो परिवर्तन है उसको कुल आय में होने वाले परिवर्तन से विभाजित कर देंगे तो हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। मान लीजिए हम 7 दिनों में उपभोग किए जाने वाली लोगों की आदत को जानना चाहते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है। तो व्यक्ति ने सोमवार को जितना खर्च किया, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में लोगों ने 10 रुपये खर्च किए, मंगलवार को 100 रुपये खर्च किए, बृहस्पतिवार को 1000 रुपये खर्च किए। इस तरह से हर दिन पर कितना ज़्यादा लोग खर्च करते हैं, अगले दिन कितना लोगों ने खर्च किया, तो सीमांत अंतिम दिन पर लोगों ने कितना खर्च किया, उस चीज़ को अगर हम जानना चाहें तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो इस तरह से उपभोग प्रवृत्ति 2 तरह की होती है। उसको जानने के लिए हमें या तो औसतन उपभोग प्रवृत्ति यानी एक दिन के उपभोग को हम जानने का प्रयास करते हैं, या हर अगले दिन लोग कितना खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से ये ज्ञात होता है कि उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होने से कितना उपभोग में वृद्धि हो रही है। कुल उपभोग जो है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। हमने जाना था उपभोग किस चीज़ पर निर्भर करता है, या तो लोगों की उपभोग करने की आदत पर, लोगों में खर्च करने की आदत है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की किस तरह की आदत है। दूसरा राष्ट्रीय आय पर उपभोग निर्भर करता है। राष्ट्रीय आय का मतलब है कि देश में कितनी लोगों के पास आय है। जब लोगों के पास आय होगी तभी तो लोग खर्च करने जाएंगे, अगर आय ही कम होगी तो लोग खर्च भी कम करेंगे। तो लॉर्ड केन्स का यह मानना है कि उपभोग
आय का फलन होता है, अर्थात C इज़ द फंक्शन ऑफ Y। आय में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि होती है। लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, परंतु यह वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात से कम होती है, क्योंकि आय में अगर हमारी 100 रुपये की वृद्धि होगी तो उपभोग हम 100 रुपये का नहीं करेंगे, उससे कम उपभोग करेंगे, है ना। 100 रुपये का अगर हम आय प्राप्त हो रही है तो हम 80 रुपये ही खर्च करते हैं, 20 रुपये अपने बचा लेते हैं। इस प्रकार कुल पूर्ति की तुलना में कुल मांग कम हो जाती है। लोगों को आय तो प्राप्त हुई 100 रुपये की, तो 100 रुपये का उत्पादन हुआ, लेकिन लोगों ने अपना 20 रुपये बचा लिया, तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में कुल मांग जो है 100 रुपये के उत्पादन से कम, यानी 80 रुपये की ही मांग हुई, तो 20 रुपये का उत्पादन बिना बिके रह जाएगा। तो इसलिए फर्मों द्वारा कम उत्पादन किया जाएगा कि उनका जो 20 रुपये का माल है पहले से ही बचा रखा है, तो वो अगली बार 100 रुपये का उत्पादन न करके 80 रुपये का ही उत्पादन करेंगी, क्योंकि 20 रुपये का माल पहले से बचा रखा है। तो इससे क्या होगा, कम लोग काम करेंगे, क्योंकि उन्हें कम ही उत्पादन करना है फर्मों में, तो इस तरह से कम काम करेंगे, लोगों को काम कम मिलेगा, तो बेरोज़गारी बनी रहेगी। इसलिए बेरोज़गारी को दूर करने के लिए मांग में वृद्धि का होना आवश्यक है, परंतु मांग भी जो है वो कई भावनात्मक तत्वों से जुड़ी रहती है। यानी मांग अगर वस्तुओं की है तो मांग कैसे बढ़ेगी, या तो लोगों की फैशन हो किसी वस्तु का, या लोगों की रुचि हो वस्तुओं को खरीदने में। तो इस तरह की भावनाएं जब लोगों में होंगी खरीदने की, तभी मांग अर्थव्यवस्था में बढ़ पाएगी। तो आय के अनुसार या तो लोग अपनी आय मांग करते हैं, तो इस तरह से रुचि, फैशन और वस्तुओं की प्रवृत्ति कैसी है, वस्तुएं अच्छी हैं, आकर्षक हैं, तभी लोग उसको खरीदने के लिए तैयार होते हैं, या लोगों की आय इतनी है कि लोग उससे वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। तो इन तत्वों से मांग जुड़ी रहती है। जब ये सब चीज़ें होती हैं तभी वस्तुओं की मांग उत्पन्न होती है। इसलिए केन्स ने बताया, क्योंकि मांग के जो अन्य तत्व हैं, रुचि, फैशन, ये तो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। लोगों की भावना होगी तभी लोग खरीदेंगे, नहीं भावना होगी तो लोग नहीं खरीदेंगे। लोगों की फैशन होगा, लोगों को नई नई चीज़ें खरीदने का, तो लोग खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। तो केन्स ने बताया कि हम मांग को तो नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी मांग तो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, तो इसलिए हम अगर रोज़गार को बढ़ाना चाहते हैं तो निवेश में वृद्धि करना आवश्यक है। इसलिए केन्स ने निवेश में वृद्धि करने से रोज़गार में वृद्धि होने की अधिक संभावना को बताया है, क्योंकि मांग तो व्यक्तियों की भावना से जुड़ी होती है। इस प्रकार निवेश में वृद्धि किस प्रकार की जाएगी? निवेश में वृद्धि पूंजीगत वस्तुएं, जैसे मशीनें जो हैं वो निवेश, अगर मशीनों को खरीद रहा है कोई व्यक्ति, तो मशीनें तो रखने के लिए तो खरीदेगा नहीं, उन मशीनों से ज़रूर कुछ ना कुछ काम किया जाएगा जिससे उत्पादन होगा। तो इस प्रकार पूंजीगत वस्तुओं पर जो भी व्यय किया जाता है उसे निवेश कहते हैं। निवेश से पूंजी एवं आय में वृद्धि होने की संभावना होती है। जब निवेश किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में पूंजी में भी वृद्धि होती है, एक मशीन से दूसरी मशीन बनती है, और जब मशीनें बनती हैं वहाँ लोग काम करते हैं और उससे आय में वृद्धि होती है। निवेश में वृद्धि होने से आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है ना। एक निवेश लगता है, एक फैक्ट्री लगती है, उससे लोगों को आय प्राप्त होती है। आय में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है, और इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन भी बढ़ाना पड़ता है, जिससे रोज़गार में और वृद्धि हो जाती है। तो केन्स ने बताया कि निवेश मुख्यतः 2 तत्वों पर निर्भर करता है। यानी लोग अगर नई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, नया उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत होगी। तो निवेश करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो पैसा हमें कहाँ से मिलता है? बैंकों से। और बैंक से पैसा मिलता है ब्याज पर, लोन पर। तो इस तरह से निवेश 2 बातों पर निर्भर करेगा, या तो ब्याज की दर पर और दूसरा पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर। ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता के अनुसार निवेश में वृद्धि हो पाएगी। ब्याज की दर क्या होती है? ब्याज की दर में कमी होने से निवेश बढ़ता है। जब बैंकों पर कम ब्याज की दर पर लोन मिलेगा तो लोग ज़्यादा लोन लेकर के नई नई फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, नई दुकान खोलेंगे, जिससे लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा। और अगर ब्याज की दर में वृद्धि होती है तो निवेश कम हो जाता है। ब्याज की दर
मुद्रा की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। अगर मुद्रा की मांग ज़्यादा होगी और पूर्ति कम होगी तो ब्याज की दर ज़्यादा होगी, और मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है, पूर्ति कम है और मांग ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में भी ब्याज की दर ज़्यादा होगी। तो मुद्रा की मांग तरलता अधिमान पर निर्भर करती है। तरलता अधिमान का मतलब है कि लोगों के पास कैश पैसा रखने की पसंदगी कितनी है। लोग अपने पास कैश पैसा रखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो लोग ज़्यादा मुद्रा की मांग करेंगे, और लोग अपने पास कैश पैसा रखना, तरलता अधिमान उनका कम है, कैश पैसा रखना कम पसंद करते हैं, तो मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। तरलता अधिमान मुद्रा को प्रत्यक्ष रूप से रखने को क्यों पसंद किया जाता है ये बताता है। तो केन्स ने तरलता अधिमान के 3 कारण बताए हैं, यानी लोग अपने पास कैश पैसा 3 कारणों से रखना पसंद करते हैं। एक तो लेन देन उद्देश्य के लिए, यानी अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है उसके लिए लोग अपने पास कैश पैसा रखना पसंद करते हैं। दूसरा सावधानी उद्देश्य के लिए, यानी कि अपनी कोई ज़रूरत पड़ सकती है, अचानक कोई बीमार हो सकता है या कोई ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है जहाँ पर कैश पैसे की ज़रूरत होती है, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी लोग अपने पास कैश पैसा रखते हैं। तीसरा सट्टा उद्देश्य उद्योगपतियों के द्वारा रखा जाता है कैश पैसा, कि अगर कहीं उत्पादन के कार्य में उनको पैसा लगाना पड़ा अचानक में, तो उसके लिए वो लोग अपने पास कैश पैसा रखते हैं। तो सट्टा उद्देश्य के लिए उत्पादकों के द्वारा कैश पैसा रखना पसंद किया जाता है। तो इस तरह से मुद्रा का तरलता अधिमान 3 कारणों से होता है, यानी तरलता का मतलब है कैश पैसा रखने का लोग 3 कारणों से पसंद करते हैं। एक दैनिक लेन देन के लिए, दूसरा सावधानी के लिए, और तीसरा सट्टा उद्देश्य के लिए। दूसरा, निवेश पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है कि एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो लाभ प्राप्त होगा, जो लाभ में वृद्धि होगी। व्यक्ति अगर 100 रुपये लगा रहा है पहले से किसी उत्पादन को करने में, अगर वो 150 रुपये लगाता है तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लगाने पर उसको कितना लाभ प्राप्त होगा, उसको ही हम उस पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहेंगे। पूंजी की सीमांत उत्पादकता 2 तत्वों पर निर्भर करती है। एक तो अनुमानित आय पर, यानी कि अगर हम 100 रुपये की जगह 150 रुपये किसी वस्तु का उत्पादन कराने में लगा रहे हैं, तो उस अधिक 50 रुपये लगाने से हमें कितने और आय प्राप्त होने की संभावना है। इस संभावना के आधार पर ही व्यक्ति नया निवेश करने को तैयार होगा। 100 की जगह 150 रुपये लगाने को तैयार होगा, तो उसको ही हम पूंजी की सीमांत उत्पादकता का तत्व कहते हैं। यानी पहला तत्व है अनुमानित आय और दूसरा है पूर्ति की कीमत। पूर्ति की कीमत का मतलब है किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए यदि किसी मशीन की जो कीमत देनी पड़ती है उसे हम पूर्ति कीमत कहते हैं। अगर हम 10 सूट बना रहे हैं किसी एक मशीन से और अगर हम 15 सूट बनाना चाहते हैं तो हमें कितनी मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो उस 15 सूट की यानी अधिक पूर्ति करनी है तो उसके लिए जो मशीन हमें खरीदनी पड़ेगी उस मशीन की जो कीमत देनी पड़ेगी उसको ही हम पूर्ति कीमत कहते हैं। इस विस्तृत विवरण से कीन्स ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना पड़ेगा। इस विवरण से सिद्ध होता है कि रोजगार के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी भी पाई जाती है और इस पाई जा रही बेरोजगारी का मुख्य कारण होता है प्रभावपूर्ण मांग और प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी। यदि प्रभावपूर्ण मांग उपभोग व निवेश पर निर्भर करती है, अल्पकाल में उपभोग पर किए जाने वाला व्यय स्थिर रहता है क्योंकि उपभोग व्यक्तियों की भावनाओं से जुड़ा रहता है और निवेश को वृद्धि की जा सकती है। तो निवेश में वृद्धि करके कुल मांग में वृद्धि की जा सकती है और कुल मांग में वृद्धि होने से रोजगार में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग अथवा निवेश को बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर करके पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से
उत्पादकों के द्वारा और उपभोक्ताओं के द्वारा दोनों लोग मिल करके अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार से कर सकते हैं उपभोक्ता और उत्पादक मिल करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार का निर्धारण? इसके लिए 2 तालिकाएं बनाई गई हैं जिसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता पक्ष द्वारा मांग और पूर्ति की शक्तियों की सहायता से रोजगार का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है, इसको हम निम्नलिखित तालिका से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब उपभोक्ता पक्ष के द्वारा कुल पूर्ति 0 है, किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, तब कुल मांग 60 रुपये की है। अगर कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कुछ भी उत्पादित ना हो, जैसा कि आपने मंदी काल में अभी देख लिया, कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया, तो कुछ भी उत्पादित नहीं हो रहा था, लेकिन तब भी लोगों की मांग बनी हुई थी। लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, चाहे ऑनलाइन खरीदते, चाहे जैसे भी एक दूसरे से मांग कर काम चलाते। तो पूर्ति न होने पर भी, 0 होने पर भी कुल मांग बनी रहती है। तो पूर्ति जब 0 है तो कुल मांग 60 करोड़ रुपए की है। तो अगर ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब मांग बनी रहेगी तो उससे रोज़गार में वृद्धि होगी। जब 0 रोज़गार है, किसी को भी रोज़गार नहीं मिला हुआ है, पूर्ति नहीं हो रही है, तब ऐसी स्थिति में उपभोक्ता लोगों के द्वारा तो मांग की जाती रहेगी। तो इस तरह से जब 60 करोड़ रुपए की मांग होगी तो उस 60 करोड़ रुपए की पूर्ति करने के लिए 10 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। 10 लाख लोगों को जब रोज़गार मिलेगा तो उससे 60 करोड़ रुपए की वस्तुओं का उत्पादन होगा। जब 60 करोड़, क्योंकि 10 लोगों को और रोज़गार मिल गया, पहले जब किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा था तब 60 करोड़ रुपए की मांग थी। अब 10 लाख लोगों को और रोज़गार मिल गया तो 60 करोड़ रुपए की तो मांग थी ही, 60 करोड़ रुपए की तो पूर्ति हुई, यानी जितनी मांग थी पहले उतने का उत्पादन किया गया। लेकिन इन 10 लाख लोगों से भी तो वस्तुओं की मांग बढ़ गई, उनकी आय में वृद्धि होने से, तो कुल मांग बढ़ करके 100 करोड़ रुपए की हो गई। तो जब 100 करोड़ रुपए की आय मांग हो गई तो इससे भी रोज़गार में वृद्धि होगी कि इससे और अधिक उत्पादन करना पड़ेगा इस 100 करोड़ रुपए की उत्पादन को प्राप्त करने के लिए। तब ऐसी स्थिति में 10 लाख की जगह 20 लाख लोगों को रोज़गार पर लगाया जाएगा, काम पर लगाया जाएगा। जब पहले जो 60 करोड़ रुपए का उत्पादन हो रहा था तो 10 लाख लोग कर रहे थे, अब 100 करोड़ उत्पादन करना है, 100 करोड़ वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो 20 लाख लोग काम करेंगे, तो कुल पूर्ति होगी 90 करोड़ रुपए की। 90 करोड़ रुपए की तो पूर्ति होगी, तो इससे कुल अर्थव्यवस्था में मांग 120 करोड़ रुपए की हो जाएगी, क्योंकि 10 लाख लोगों से 100 करोड़ रुपए की मांग हो रही थी, फिर 10 लाख और लोगों को काम मिल गया, तो इससे क्या हुआ, 120 करोड़ मांग बढ़ गई। फिर 120 करोड़ की जो मांग बढ़ी थी, इसको पूर्ति करने के लिए 30 लाख लोगों को रोज़गार दिया गया। फिर जब इन 30 लाख लोगों को, यानी 10 लाख और लोगों को जब रोज़गार मिल गया तो मांग बढ़ कर के 140 करोड़ रुपए हो गई। 140 करोड़ रुपए की इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 40 लाख लोगों को काम पर लगाया गया और 10 लाख लोग एक्स्ट्रा काम पर लगाए गए। तो इससे कुल अर्थव्यवस्था में 150 करोड़ रुपए की पूर्ति हुई, यानी कि 140 करोड़ रुपए की मांग थी, उससे ज़्यादा पूर्ति हो गई। ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, वस्तुओं की मांग जो 10 लाख लोग और काम पर लग गए थे उनके द्वारा भी 160 करोड़ रुपए की मांग की जाएगी। ऐसी स्थिति में जब देखिए पहले से ही उत्पादन जो है ज़्यादा हो गया है, मांग थी 140 करोड़ रुपए की और उत्पादन हो गया 150 करोड़ का, और फिर मांग बढ़ गई 160 करोड़ की, तो जो पहले से उत्पादन एक्स्ट्रा हो गया था उस उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई थी। तो अगली बार जो रोज़गार की मात्रा होगी वो 10 लाख और लोगों को रोज़गार दे करके 180 करोड़ रुपए की पूर्ति की जाएगी। 180 करोड़ रुपए का सामान बनाया जाएगा। तो 180 करोड़ रुपए का सामान बनाया जाएगा तो वहीं पर 180 करोड़ रुपए की मांग और हो जाएगी। 50 लाख यानी कि जो 10 लाख और लोगों की मांग हो गई वो 180 करोड़ रुपए के बराबर हो जाएगी। तो ये जो है एक संतुलन की अवस्था होती है। यहाँ पर जितनी मांग है 180 करोड़ रुपए की उतना ही पूर्ति है, 180 करोड़ रुपए के बराबर ही पूर्ति है।
तो यह अर्थव्यवस्था की संतुलन स्थिति को प्रदर्शित करता है जब 50 लाख लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन जब रोज़गार बढ़ रहा होता है तो ये कोई ऐसा पैमाना तो है नहीं, कोई स्केल तो है नहीं कि नाप लिया अब 180 करोड़ रुपए से ज़्यादा वस्तुओं की मांग ही नहीं होगी। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में 180 करोड़ रुपए की जब मांग होगी तो फिर लोगों को 60 लाख लोगों को काम पर लगाया जाएगा और लोगों को काम पर लगाया जाएगा। जब और लोगों को काम पर लगाया जाएगा तो 210 करोड़ रुपए की पूर्ति हो जाएगी। 210 करोड़ रुपए की पूर्ति हो जाएगी। जब मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर थी लेकिन तब भी पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा कि मांग 190 करोड़ रुपए होगी लेकिन रोज़गार में कमी हो जाएगी। रोज़गार में कमी क्यों होगी? क्योंकि पहले से ही उत्पादन ज़्यादा हमारा उत्पादित हो रहा था, इसकी वजह से मांग कम हो जाएगी। फिर रोज़गार और अगर बढ़ाया जाएगा तो मांग में और कमी हो जाएगी। इस तरह से उपभोक्ता पक्ष की मांग और पूर्ति की शक्तियों की सहायता से रोज़गार में लगातार वृद्धि की जा सकेगी। इसको ही हम अगर चार्ट में एक ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो ऑरेंज कर्व है ये कुल मांग वक्र है। मांग देखिए पहले से बढ़ रही है और इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पूर्ति जब शून्य थी तब भी मांग 50 इकाइयों 60 इकाइयों की थी और जब पूर्ति बढ़ करके 60 इकाइयों को हुई तो मांग 100 इकाइयों की हो गई। जब पूर्ति 100 इकाइयों की हुई तो मांग 120 इकाइयों की हो गई। तो इस तरह से कुल मांग से कुल पूर्ति से कुल मांग हमेशा ज़्यादा रहती है और यहाँ पर इस इकाई पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो गई। बिंदु 6 पर यहाँ पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो गई और फिर इसके बाद कुल पूर्ति जब ज़्यादा होने लगती है तो पूर्ति ज़्यादा होने के कारण लोगों के पास पहले से ही वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं तो लोगों की मांग कम होने लगती है जिससे कि रोज़गार में कमी आने लगती है। ठीक है, तो उसी तालिका को हम चित्र के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स अक्ष पर रोज़गार को प्रदर्शित किया गया है और वाई अक्ष पर अनुमानित प्राप्तियों को कि हम जितना आय मांग और पूर्ति होगी उससे लगभग कितना आय प्राप्त होने की संभावना है। ठीक है, तो ये तो हुआ उपभोक्ता पक्ष के द्वारा रोज़गार के वृद्धि के संसाधन। दूसरा है उत्पादक पक्ष के द्वारा नियोजित बचत और नियोजित निवेश के समान करके नियोजित बचत को नियोजित निवेश के समान करके आय को संतुलन स्तर तक ले जाकर रोज़गार के निर्धारण की तालिका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आय ज़ीरो है, लोगों को कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है, तब भी उनके द्वारा उपभोग किया जा रहा है। जब लोगों के आपने देखा अभी कोरोना काल में लोगों की नौकरी बंद हो गई थी, लोगों के पास आय नहीं मिल रही थी, फिर भी वो खरीद रहे थे। क्या कर रहे थे? परचून की दुकान पर जाते थे, उसके पास पर्चा लिखवा देते थे, भैया अभी पैसा नहीं है, जब तनख्वाह मिलने लगेगी तब तुमको दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में उपभोग उनका बराबर था। 25 रुपये के आय ज़ीरो होने पर भी उपभोग 25 का बराबर था और ऐसी स्थिति में बचत क्या थी? माइनस में, यानी कि उनके पास उधारी चढ़ रही थी लोगों के ऊपर, बंद जब हो गई थी सब अर्थव्यवस्था, तो ऐसी स्थिति में बचत माइनस पर जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? निवेश करना पड़ा 75 रुपये का। 75 के बराबर जब निवेश किया गया तो उससे लोगों को 100 रुपये की, जब निवेश किया जाता है 75 रुपये का तो आय उससे अधिक बढ़ती है। आय में 100 रुपये के बराबर वृद्धि हो गई। जब 100 रुपये के बराबर लोगों को आय प्राप्त हुई तो वो सारी आय लोगों ने उपभोग पर खर्च कर दी, क्योंकि 75 रुपये तो उन्होंने अपनी आवश्यकता के खर्च किए और 25 रुपये जो उनके पास पहले से उधारी थी उसको खर्च कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आय जितनी मिली थी उतना सब खर्च कर दिया तो बचत शून्य हो जाएगी। फिर अगर रोज़गार को बढ़ाना है तो फिर आय बढ़ेगी, फिर निवेश बढ़ाया जाएगा 75 रुपये का। तो इससे क्या होगा? पहले 100 रुपये की आय बढ़ी थी, अब 75 रुपये का निवेश बढ़ाने से 175 रुपये की आय में वृद्धि हो जाएगी। आय में वृद्धि होगी तो उस बढ़ी हुई आय से लोग 175 रुपये की आय को पूरा तो खर्च करेंगे नहीं, कुछ पैसा बचा लेंगे, तो वो 156 रुपये उपभोग पर खर्च करेंगे और 19 रुपये बचा लेंगे। 19 रुपये बचा लेंगे तो फिर
फिर निवेश किया जाएगा, नई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, नया लोन लिया जाएगा बैंक से, तो नया निवेश होने पर नए लोगों को रोज़गार मिलेगा तो आय बढ़ कर के 300 रुपये हो जाएगी, 300 के बराबर हो जाएगी। फिर 300 रुपये में से लोग पूरा पैसा नहीं खर्च करेंगे, 250 रुपये उपभोग करेंगे और 50 रुपये अपना बचा लेंगे। ऐसी स्थिति में फिर जो पैसा अपना बचा करके बैंक में जमा करेंगे उससे फिर निवेश किया जाएगा 75 रुपये का। 75 रुपये का और निवेश करने से अर्थव्यवस्था में 350 रुपये की आय हो जाएगी लोगों को। 350 रुपये में से 287 रुपये व्यक्ति खर्च करेगा और 62 रुपये बचा लेगा। तो इस तरह से फिर अर्थव्यवस्था में और 75 रुपये का निवेश करने से 400 रुपये की आय बढ़ेगी। 400 में से 325 रुपये उपभोग पर खर्च किया जाएगा और 75 रुपये बचत पर। बचत जो 75 रुपये की जब हो जाएगी तो बचत और यही 75 रुपये निवेश किया जाएगा। तो ये निवेश और बचत जब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था संतुलन में आ जाएगी। जितना ही लोग पैसा बचा रहे हैं वो सारा निवेश होता चला जाएगा। तो इस निवेश में वृद्धि होने से इसके लिए भी निवेश में वृद्धि करने का भी कोई ब्रेक डाउन तो है नहीं कि अब इसके बाद 75 रुपये के बाद कोई उत्पादन नहीं करेगा, कोई नई दुकान नहीं खोलेगा, नई फैक्ट्री नहीं लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में 75 रुपये के बराबर फिर और निवेश किया जाता रहेगा तो लोगों की आय में और वृद्धि होगी। 450 रुपये के बराबर वृद्धि होगी। 450 में से 362 रुपये व्यक्ति के द्वारा खर्च किए जाएंगे और 87 रुपये बचा लिया जाएगा। और उसके बाद भी अगर 75 रुपये का निवेश होता है तो आय में 500 रुपये की वृद्धि होगी। 500 में से फिर चूँकि अब लोगों की बचत करने में जो है प्रवृत्ति बनी हुई है तो वो 400 रुपये खर्च करेंगे और 100 रुपये बचत कर लेंगे। तो अब निवेश से ज़्यादा बचत होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति से भी हम रोज़गार की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं उत्पादक पक्ष के द्वारा। अब उत्पादक पक्ष के द्वारा जब इस तरह से रोज़गार और आय में वृद्धि की जाती है तो उसको हम एक वक्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। उसी तालिका को हम वक्र पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स अक्ष पर आय को प्रदर्शित किया गया है और वाई अक्ष पर एक्स अक्ष पर उपभोग और बचत को प्रदर्शित किया गया है एक्स अक्ष पर आय को प्रदर्शित किया गया है और वाई अक्ष पर उपभोग और बचत को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जा रही है तो लोगों की उपभोग वाली लाइन क्या है, नीली है, और बचत वाली लाइन ऑरेंज कलर की बनी हुई है। उपभोग लोगों का बढ़ता है आय के बढ़ने के साथ साथ और साथ ही में बचत भी बढ़ती चली जाती है। ये वक्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इस तालिका से स्पष्ट होता है कि आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग और बचत भी बढ़ेगा और इससे निवेश में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा में वृद्धि होगी। तो हम कीन्स के संपूर्ण मॉडल को जितने भी सूत्र प्रयोग हो सकते थे उन सूत्रों को एक साथ एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला सूत्र बना कि आय जो है वो यानी कुल उत्पादन रोज़गार का फलन होता है। अगर आय प्राप्त करनी है तो रोज़गार में वृद्धि करनी पड़ेगी। Y इज़ द फंक्शन ऑफ N और रोज़गार यानी श्रम की पूर्ति जो है वो श्रम की कीमत पर निर्भर करती है। NS श्रम की पूर्ति है और W जो है वो नकद मजदूरी है। जितना भी मजदूरी लोगों को दी जाएगी उतनी ही लोगों को आय प्राप्त होगी और उतनी ही मात्रा में श्रम की पूर्ति होगी। श्रम की मांग भी श्रम की मजदूरी का अप्रत्यक्ष फलन है, यानी कि जितनी मजदूरी ज़्यादा उतनी ही मांग कम होगी। तो मांग और श्रम की मजदूरी में विपरीत संबंध होता है। श्रम की मांग W/P के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। तो श्रम की मांग इज़ द फंक्शन ऑन ND इज़ द फंक्शन ऑफ WP। तो यहाँ पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों को प्रदर्शित किया गया है। श्रम की मांग और पूर्ति के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं या उत्पादन में वृद्धि करते हैं। जब NS यानी श्रम की मांग, रोज़गार की मांग और रोज़गार की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो ये उपभोक्ता पक्ष के द्वारा अर्थव्यवस्था में संतुलन दिखाता है। फिर इसके बाद श्रम की पूर्ति और श्रम की ये तो हुआ श्रम बाज़ार में संतुलन। अब मुद्रा बाज़ार की बात करते हैं।
मुद्रा बाजार में जब मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के बराबर होती है तब अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है। मुद्रा की पूर्ति किस चीज़ पर निर्भर करती है? मुद्रा की मांग MD, डिमांड ऑफ मनी, किस चीज़ पर निर्भर करती है? 3 चीज़ों पर। एक तो L1 तरलता अधिमान के 2 उद्देश्य जो है, सावधानी उद्देश्य और लेन देन उद्देश्य को L1 से प्रदर्शित किया गया है। L1 यानी आय का जो फलन होता है, आय के फलस्वरूप लोग सावधानी उद्देश्य के लिए और लेन देन उद्देश्य के लिए अपने पास तरलता अधिमान रखते हैं। आय ज़्यादा होगी तो लोग अपने पास सावधानी के लिए या लेन देन के लिए ज़्यादा पैसा रखना पसंद करेंगे, और आय कम होगी तो लोग सावधानी और लेन देन के लिए कम पैसा रखना पसंद करेंगे। वहीं सट्टा उद्देश्य के लिए लोग पैसा अपने पास रखना कब पसंद करेंगे? जब ब्याज की दर ज़्यादा या कम होगी। ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो लोग अपने पास कैश पैसा रखना पसंद कम करेंगे, क्योंकि उनको बैंक में पैसा रखने पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और ब्याज की दर अगर कम होगी तो लोग अपने पास कैश पैसा रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनको ब्याज पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा बैंक में रखने पर, तो लोग अपने पास कैश पैसा रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस तरह से मुद्रा की मांग L1 प्लस L2 पर निर्भर करती है। वहीं मुद्रा की मांग के साथ मुद्रा की पूर्ति जो है वो बचत और निवेश के माध्यम से प्राप्त होती है। बचत और निवेश जब एक दूसरे के बराबर होंगे तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पूर्ति होगी। मुद्रा की पूर्ति होगी कैसे? निवेश के माध्यम से या बचत के माध्यम से। निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था में पैसा जाएगा और बचत के माध्यम से बैंकों में पैसा जाएगा। तो 2 जगह मुद्रा की पूर्ति होगी, लोगों के पास उत्पादन करने के लिए और बैंकों में पैसा जमा करने के लिए। जब निवेश और बचत एक दूसरे के बराबर होंगे तब अर्थव्यवस्था में या पूंजी बाजार में संतुलन स्थापित होगा। तो निवेश जो है वो किसका फलन है? ब्याज की दर का। आय इज़ द फंक्शन ऑफ आर। और बचत किसका फलन है? आय का। लोगों के पास आय ज़्यादा होगी तो लोग पैसा ज़्यादा बचा पाएंगे, अगर आय कम होगी तो लोग बचत कम करेंगे। तो इस तरह से इस संपूर्ण मॉडल के माध्यम से कीन्स का रोजगार सिद्धांत एक ही दृष्टि में आप देख सकते हैं पूरा रोजगार का सिद्धांत, पूरा मॉडल। कीन्स का जो ये रोजगार सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस किस जगह महत्वपूर्ण है कीन्स का रोजगार सिद्धांत? सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र का पुनर्जीवन है, यानी समस्त अर्थव्यवस्था का क्या रोल हो सकता है रोजगार को बढ़ाने में, उस चीज़ को कीन्स ने बहुत ही विस्तृत रूप से दिखाया है कि कैसे एक एक व्यक्ति मिलकर के रोजगार की मात्रा को बढ़ा सकता है। उसके अलावा अल्प रोजगार में संतुलन के स्तर को कीन्स ने दिखाया है कि थोड़े छोटे लोगों को भी अगर थोड़ा थोड़ा भी लोगों को रोजगार मिलता रहेगा तो भी अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। उसके अलावा कीन्स का ये सिद्धांत गत्यात्मक है, यानी चलायमान है, डायनामिक है, जो कि अर्थव्यवस्था की संपूर्ण स्थिति को एक साथ हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उसके अलावा कीन्स के सिद्धांत ने नकद अधिमान का महत्व भी बताया है। अधिमान का मतलब है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये अभिमान की जगह अधिमान होना चाहिए था। नकदी अधिमान यानी लोग अपने पास कैश पैसा रखना क्यों पसंद करते हैं और उसका क्या महत्व है, उससे क्या होता है, वस्तुओं की मांग बढ़ती है, निवेश बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। इस चीज़ को कीन्स ने स्पष्ट किया है। उसके अलावा कई नई धारणाओं को भी कीन्स ने स्पष्ट किया है। नई धारणाएं जैसे बचत का सिद्धांत उन्होंने बताया कि बचत कैसे की जा सकती है। उसके अलावा उन्होंने नई चीज़ों में उन्होंने बताया प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है। उसके अलावा उन्होंने गुणक की प्रवृत्ति को बताया कि आय रोजगार में वृद्धि होने से या निवेश में वृद्धि होने से कई गुना आय में वृद्धि होती है, बचत में वृद्धि होती है। तो इस तरह से कई नई धारणाएं भी कीन्स के रोजगार सिद्धांत में उन्होंने स्पष्ट की हैं। आयोजित निवेश और आयोजित बचत में समानता होने से भी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार रोजगार में वृद्धि होगी, इस चीज़ को कीन्स ने स्पष्ट किया है। उसके अलावा रोज़गार में होने वाले परिवर्तन से रोज़गार किस प्रकार से कम या ज़्यादा होता है, इसका क्या आधार है, इसके बारे में भी कीन्स ने अपने रोज़गार के सिद्धांत में विस्तार से बताया है। कीन्स का रोज़गार सिद्धांत
मौद्रिक सिद्धांत कहलाता है, क्योंकि उन्होंने मांग पक्ष के बारे में बताया है कि मांग भावनात्मक रूप से घटाई और बढ़ाई जाती है। तो इसीलिए केवल मौद्रिक पक्ष को अगर हम सुदृढ़ कर लें, मजबूत कर लें, यानी मुद्रा की मांग और पूर्ति को घटा बढ़ा लें, तो हम रोज़गार की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा सरकारी हस्तक्षेप का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा केन्स ने बताया है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत भी केन्स ने बताया है कि केन्स का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बताता है कि कैसे हम अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और मुद्रा की मांग को कम और ज़्यादा करके राजकोषीय नीति से हम अर्थव्यवस्था में रोज़गार की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत भी केन्स ने बताया है कि बजट का निर्धारण करने में भी ये सिद्धांत बहुत सहायक है कि हम किस तरह की वित्त व्यवस्था बनाएं, घाटे की वित्त व्यवस्था बनाएं। जैसा कि आपने देखा तालिका में दिखाया गया है ना कि व्यक्ति की आय बहुत कम है, आय ज़ीरो है, लेकिन फिर भी निवेश किया जा रहा है, तो मुद्रा की मांग ज़्यादा है ना। आय कम होने पर भी मुद्रा की मांग ज़्यादा है, यानी कि घाटे की वित्त व्यवस्था है, आय से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। तो इस व्यवस्था से किस तरह से रोज़गार में वृद्धि होगी, इस चीज़ को केन्स ने स्पष्ट किया है। निवेश के महत्व को भी बताया है कि निवेश से किस प्रकार रोज़गार में वृद्धि की जा सकती है। पूर्ण रोज़गार की अवस्था के बारे में भी बताया है केन्स ने कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोज़गार नहीं रहता है। जब पूर्ण रोज़गार होता है तो ऐसी स्थिति में भी अल्पकालीन बेरोज़गारी देखने को मिलती है। उत्पादन और राष्ट्रीय आय के बारे में भी विस्तार से लॉर्ड केन्स ने अपने सिद्धांत में बताया है। मजदूरी नीति के बारे में भी केन्स ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि मजदूरी में कमी और वृद्धि करके कैसे हम रोज़गार की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। तो इन विभिन्न तत्वों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में केन्स का रोज़गार का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी बहुत से अर्थशास्त्रियों ने लॉर्ड केन्स के सिद्धांत में आलोचनाएं निकाली हैं, उनमें कमियां निकाली हैं। और जैसा कि हम बताते ही रहते हैं कि किसी भी काम में कमियां उस काम को और सुधारने की संभावनाओं को प्रदर्शित करती है। तो लॉर्ड केन्स के सिद्धांत में भी कुछ सुधार और हो सकता था, जिसके बारे में लोगों ने आलोचनात्मक व्याख्या की है। पहला, संतुलन की असंगत विचारधारा को केन्स ने बताया है कि हमेशा संतुलन रह पाना बहुत मुश्किल होता है, या संतुलन प्राप्त करना ही बहुत मुश्किल होता है कि जब मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हों। श्रम की मांग और पूर्ति और मुद्रा की मांग और पूर्ति हमें बहुत मुश्किल से एक दूसरे के बराबर अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। उसके अलावा केन्स का रोज़गार सिद्धांत अगत्यात्मक है, यानी डायनेमिक नहीं है, ऐसा बहुत से अर्थशास्त्रियों ने बताया। दीर्घकालीन संतुलन की अवहेलना की है, यानी क्योंकि केन्स ने अपना रोज़गार का सिद्धांत अल्पकालीन विश्लेषण पर आधारित किया है। केन्स ने ये कहा है विशेष तौर पर कि हम जो भी काम करते हैं वह अल्पकाल के लिए ही होता है, क्योंकि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, बहुत लंबे समय तक हम कहाँ जीवित रहते हैं। तो हमारी रोज़गार की जो समस्या है वो केवल अल्पकालीन होती है। आप देख भी सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जीवन काल में उसका कितने साल का जीवन काल होता है, 60 साल, 80 साल, 100 साल बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर वो व्यक्ति नौकरी करता है तो उसके पास रोज़गार का कार्य करने के लिए कितना समय होता है, 20 या 40 साल का समय ही तो होता है। तो रोज़गार की समस्या उसके लिए कितने समय की होती है, केवल 40 साल की समस्या। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए केन्स ने बताया है कि रोज़गार का समस्या जो है वह अल्पकालीन है। लेकिन अर्थव्यवस्था में जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वहाँ केवल एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था होती है, संपूर्ण जनसंख्या होती है, जहाँ पर एक व्यक्ति ना होकर के और भी जनसंख्या होती है। जो नए जन्म लेते बच्चे हैं वो फिर आगे रोज़गार के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने केवल दीर्घकालीन अल्पकालीन बेरोज़गारी को दूर करने का तो साधन बताया है, लेकिन दीर्घकालीन जो संतुलन होना चाहिए उसके अध्ययन को केन्स ने अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किया है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक धारणा को उन्होंने अपनी रोज़गार में जगह दी है, जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कहीं भी पूर्ण प्रतियोगिता वास्तविक रूप से देखने को नहीं मिलती है। उसके अलावा यह सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत नहीं है, ऐसा कई अर्थशास्त्रियों ने बताया है। उसके अलावा
बंद अर्थव्यवस्था सामान्य नहीं है, क्योंकि केन्स का रोजगार सिद्धांत बंद अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जबकि सामान्य स्थितियों में बंद अर्थव्यवस्था नहीं होती। हर अर्थव्यवस्था का किसी दूसरी अर्थव्यवस्था से लेन देन होता ही है। तो इस तरह से ये हमारा आज का रोज़गार का सिद्धांत, केन्स के द्वारा जो रोज़गार का सिद्धांत दिया गया है उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। आशा है आप सबको अवश्य समझ में आया होगा। और ये लेक्चर मैंने TR जैन और ML ग्रोवर द्वारा लिखित समष्टि अर्थशास्त्र पुस्तक से तैयार किया है। थैंक यू।